हमारे सभी कार्यक्रमों की शुरुआत वैदिक पूजन से की जाती है। हम अपने दोनों गणमान्य वैदिक पंडितों से आग्रह करेंगे कि वैदिक पूजन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। वेद विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री हजान शर्मा और धैर्यराम त्रिपाठी करने का कष्ट करें। गुरुदेव, आवाज आ रही गुरुजी? जय गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है आपको। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रः स्वस्तिनः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिघातस्वामारुताः प्रसन्निमातराः सुभञ्जामानो विदते भुजगमायाः अग्निर्जिह्वामानवाः सूर्याचक्षास विश्वेनो देवा आवासगमनीः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम सभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तानोभिर्व्यासे माहीने माहितान् जदायोः सातामेनो शारदो अन्तिदेवा जतरानश्चकरा जाराशान्तानूनाम् उत्तरासो जतरापीडारो भवन्तिमानो मदीयारे रेखाता योर्गान्तो हरि ओम जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद वैदिक पंडितों का, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई अपने गुरु पूजन से। नंदरानी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा आवाज बढ़ा के आप बोलें। ईयरफोन कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आवाज ठीक आ रही है सर? ठीक आ रही है सर, अब ठीक आ रही है आपकी आवाज। जय गुरुदेव सभी को। First of all, I would like to convey my best regards to Honorable Chancellor Sir Brahmachari Dr. Girishi, who has always blessed us on all the occasions. Continuing this, I would also like to convey my deep regards to Honorable Vice Chancellor Sir Professor Bhunesh Sharma ji, whose gracious presence has always added 5-star to all the programs.
Continuing this ahead, I would also like to convey my warm regards to Honorable Registrar Sir Sri Arvind Singh Rajput ji, who has always been a strong inspirator for all of us. Continuing this ahead, I would also like to extend my sincere thanks to Honorable Director Ma'am Srimati Namita Patel ji, whose blessings and guidance has made this program possible. I would also like to extend my warm regards to all the heads, professors, associate professors, assistant professors, and all other teaching and non-teaching staff. A warm and cherished good evening to everyone. I am really honored and lucky to have this opportunity to host this program on such a huge platform. On behalf of the entire fraternity of this university, I would like to pay my sincere thanks to our keynote speaker, Mr. Atul Devji, Assistant Professor at STIMT, Jagadri, Haryana, for giving his consent for this webinar even after his very busy schedule. Now, अब मैं प्रोफेसर उमाशंकर तिवारी जी की हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेद और परिसर प्रभारी भी हैं हमारे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस विश्वविद्यालय का एक संक्षिप्त सा परिचय हम सभी को दें। डॉक्टर प्रोफेसर उमाशंकर जी। जय गुरुदेव। गोयल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन् मदगन्धलोब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघात विदारितारिरुधिरै सिन्दूर शोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं तेभ्ये प्रदं कामदं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत श्रेय विभूषित ज्योतिष पीठोद्धारक ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं प्रोफेसर उमाशंकर तिवारी विभागाध्यक्ष वेद विभाग कोट कोट प्रणाम करता हूं। चेतना विज्ञान के वैश्विक संवाहक, वेद के दिव्य ज्योतिपुंज, भावातीत ध्यान के आविष्कर्ता न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल भारतवर्ष में, प्रत्येक समग्र विश्व में वेद की विद्याओं को गुंजायमान कराया। ऐसे हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के संस्थापक अधिपति परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। परम पूज्य महर्षि जी के ही अत्यंत प्रिय शिष्य वेद विद्या मार्तंड महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के यशस्वी सांप्रतिक कुलाधिपति परम पूज्य ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी को सत सत नमन करता हूं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर भुवनेश्वर शर्मा जी, यशस्वी कुल सचिव श्री अरविंद सिंह राजपूत जी,
विश्वविद्यालय को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली हमारे विश्वविद्यालय की निदेशिका शैक्षणिक पाठक जी, विद्यालय के आज के उनके जो कि हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कॉमर्स श्री आनंद मनवानी जी, आप सबके और अनेक प्रकार के वेबिनार, अनेक प्रकार के आगामी क्रियाएं होती रहती हैं। आप सबका अभिनंदन करते हैं, बल्कि करते हैं और आप करते हैं। इसी प्रकार से सक्रिय होकर के विश्वविद्यालय के अपना योगदान देते रहें। जैसा आप सब जानते हैं, हमारा नियम क्रमांक 33 की धारा 2F के लगभग 27-28 वर्ष से हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा की अपनी रहा है। की व्यवस्था है, जिसमें शिक्षा प्रदान करते हैं। नव्य परंपरा की हमारी व्यवस्था है, जिसमें हम विज्ञान और वाणिज्य विभाग हमारा कंप्यूटर कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं। हम आप सबके लिए अनुभव कर रहे हैं। हमारे यहाँ विद्यावारिधि PhD स्तर में वेद, ज्योतिष, संस्कृत, स्थापत्य वेद यानी वास्तु, शिक्षा, इतिहास और वाणिज्य, इन विषयों में हमारे यहाँ PhD का कार्यक्रम संचालित होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ MBA, MCom, MSc गणित, MSc इतिहास, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यमलिन, MA इतिहास, MA अर्थशास्त्र, MA समाजशास्त्र, MA भूगोल, MA विज्ञान, MSW, साथ ही यानी मानव चेतना एवं योग विज्ञान, आचार्य में ज्योतिष, स्थापत्य वेद, योग, दर्शन, वेद, ज्ञान, ये सारे के सारे हमारे यहाँ स्तर पर संचालित होते हैं। स्नातक स्तर पर हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम हो रहे हैं, BBA, ऑनर्स, BSc, BSc, PCM, CBZ, BSW, BCA, BA, BMIL और दर्शन, ये सारे स्नातक हम हमारे यहाँ PG डिप्लोमा के भी कई पाठ्यक्रम संचालित हैं। PG डेवलपमेंट, PG डिप्लोमा इन सोशल वर्क, PG डिप्लोमा इन योग, मानव चेतना, योग विज्ञान, योग, PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिप्लोमा का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पाठ्यक्रम है जिनमें मार्केट
Sir, your voice is not clear. Sir, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। उठा दी सर, शायद आपके बराबर में किसी और ने भी ज्वाइन किया हुआ है ना, एक रूम में एक से ज्वाइन कराओ सर। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। माइक ऑन है तो प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक को ऑफ रखें। जेंडर क्या है, कुछ लोग माइक खोले हुए हैं, इस वजह से आवाज में डिस्टर्बेंस होता है। जी सर, अब ठीक है, अब ठीक आ रही है सर। कोई भी माइक अपना ना खोले तो आवाज ठीक आएगी। जी बिल्कुल, अब सही आ रही है सर। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने अनमोल वचनों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। Now, I would like to give some small introduction about our keynote speaker, Mr. Atul Gargji, who is an assistant professor at SDIMT, having a specialization in finance. He has 16 years of rich experience in academics. His area of interest is business statistics, accounts, and management science. His qualification is MCom, MPhil, and MBA. He is currently pursuing PhD from Desh Bhagat University, Govindgarh, Punjab. He had also presented papers in several national seminars. His area of research is finance. As we all know, how important it is to use the statistical tools in research. In today's scenario, unlike earlier, the application and importance of these statistical tools has increased phenomenally. और अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो शायद कोई भी रिसर्च बिना इन स्टैटिस्टिकल टूल्स के कंप्लीट नहीं हो सकती. So keeping this particular aspects in view, we had planned to organize this particular program. अब मैं मिस्टर अतुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में अपने अनुभव को साझा करें और हम सबको इन स्टैटिस्टिकल टूल्स की जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो हमें शेयर करें ताकि हम सबको इसकी इम्पोर्टेंस दिख रही है विजुअल इसका एप्लीकेशन के बारे में पता चल सके. दिखेगी ना, फोटो दिखेगी. मिस्टर अतुल जी. Thank you so much, sir. Then today we will start. Today we start the presentation. Before starting the presentation, thank you so much, Dr. Mukesh Goyal, sir, HOD Department of Commerce, for giving me this opportunity. It's my pleasure to give this webinar today.
I ensure you that definitely all the participants will gain lots of valuable insights from this. So again, I am highly grateful to all the dignitaries present over here. So let's start with the session. Uses of statistical tools in research. So let's start, sir. Okay. So what is research? Firstly, we Atul sir, please share your slides. share, Yeah. sir, share है. या इट इज विजुअल सर, दिखाई दे रहा है सर, शेयर है सर, स्लाइड शेयर है सर। अच्छा, दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ, ये सर, share. Okay, sir, let's start. Yes. Start करें sir? Oh, okay, thank you, sir. तो then to the start, before the topic, what is research? Research क्या है? सबसे मेन जो आजकल पॉइंट है, फर्स्टली इज रिसर्च. रिसर्च एक ऐसी चीज है, लाइक कोई भी हमने डिग्री करनी है, लाइक डॉक्टरेट करनी है, एमफिल करनी है, तो फर्स्टली रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. रिसर्च मीन्स रिसर्च, दोबारा सर्च करना, नॉलेज फॉर सर्च, कि नॉलेज हमें कैसे मिल सकती है, टू मेक द यूज द न्यू आइडियाज, हेल्प पीपल आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, और देन सोल्यूशन हम किस वे में उसे शो कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड अ रिसर्च. तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्टली रिसर्च के अकॉर्डिंग बेसिकली यही हमारे पास मेनली टूल्स, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जितना मोस्ट मेरे पास हो सकता है उतना मैंने इसके अंदर स्लाइड्स में बनाया है, तो मैं आपको आज प्रेजेंट कर रहे हैं. फर्स्टली व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द, क्या यूज है रिसर्च के अंदर. स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा. स्टैट्स के अंदर हम क्या करते हैं, हर एक फील्ड के अंदर स्टैट्स का रोल है. बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल, एवरी फील्ड्स आर मेन सोर्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. किसी भी चीज का डाटा लेना है हमने, या किसी भी चीज को हमने डिफाइन करना है, इट्स अ मेन पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. तो देन स्टैट्स के अंदर हमारे पास देयर आर टू पार्ट्स, टू सब डिवाइडेड, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल. So firstly we start the descriptive statistics, method of the organizing, summarizing and presenting data in informative way. किसी भी चीज को informative way में लेके आना. So the like ऐसे एक एग्जांपल दिया है मैंने कि 100 मशीन में से 9 मशीन्स के अंदर सपोज प्रॉब्लम है, तो 9 मशीन को डिस्क्राइब करना, इट्स कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. पूरी प्रॉपर तरीके से उसे डिस्क्राइब करना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज हमें फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, मीन, मीडियन, मोड, डिसाइल, कोटाइल, रैंक निकालना, काफी सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास यूज होती हैं. इन्फ्रेंशियल इट्स लाइक एज अ प्रोसेस. इन्फ्रेंशियल की स्टडी करने से पहले देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉपुलेशन एंड सैंपल. व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन मीन्स होल पॉपुलेशन, जितना भी हमारा नंबर ऑफ पर्सन होंगे जिनका हमने डाटा कलेक्ट कर रखा है. लाइक आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 स्टूडेंट हैं, तो 10,000 इज अ पॉपुलेशन. वी सिलेक्ट 100, 200 या 1000, इट्स कॉल्ड अ सैंपल. क्लियर? जो जितने भी पूरा टोटल मेजरमेंट है उसे कहते हैं पॉपुलेशन, और जो बीच में से सेट करना है वो क्या होगा, हमारा सैंपल. उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं. क्लियर? अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या क्या चीजों को ले रहे हैं, वो चीज है हमारे पास कि हमने डिस्क्राइब कैसे करना है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर लाइक मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, देयर आर लोड्स ऑफ पार्ट. किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, इन सभी चीजों से हमारे पास शो हो सकता है. मीन है, रैंक है, कोटाइल है, मैक्सिमम पॉइंट है, परसेंटाइल है, ये चीज हम डिफाइन करते हैं बेसिकली. मेनली जो हमारा टॉपिक है, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन रिसर्च, ये हमने आज स्टडी करना है. देयर आर 6 मेन टॉपिक इंक्लूड दिस: कोरिलेशन, रिग्रेशन, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा. तो बेसिकली 6 को हमने मेनली इसके अंदर यूज किया है. बहुत जितना मैक्सिमम हो सके वो हमने इसके अंदर कवर किया है. फर्स्ट इज कोरिलेशन. कोरिलेशन हमने अभी तक बुक्स के अंदर पढ़ा है. व्हाट इज कोरिलेशन, क्या चीज है कोरिलेशन, हम डिफाइन करते हैं, ठीक है. और लेकिन इसे रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे डिफाइन करना है,
कैसे अपनी प्रॉब्लम्स का रिजल्ट निकालना है, वो चीज हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इसमें। कोरिलेशन मींस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। कोई भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना, इट्स कॉल्ड अ कोरिलेशन। डिमांड सप्लाई, एडवर्टाइजमेंट सेल, कोई भी दो वेरिएबल होंगे, उन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना, इट्स कॉल्ड अ कोरिलेशन। द मेजर ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब स्टूडेंट परेशान होते हैं कई बार कि कोरिलेशन और कोएफिशिएंट, कोरिलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, बट बोथ आर सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम ही है। इसकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट्स रेंज बिटवीन -1 to +1। तो कोरिलेशन की हमारी रेंज है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की -1 to +1। इसके बीच में हमारा कोरिलेशन का आंसर आएगा हमेशा, बिकॉज ये क्या करता है, शो करता है साइन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शो करता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन इंडिकेटेड बाय द साइन, माइनस में साइन है, प्लस में साइन है, उस चीज को शो करता है। इट इज अ डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोई भी दो वेरिएबल के बीच में डिग्री देखना, देन डायरेक्शन देखना। देखो मैंने इसके अंदर बताया, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल्स विद द हेल्प ऑफ मेजर एंड एनालिसिस द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। किसी भी दो वेरिएबल के बीच में या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना। सिंपल हम पढ़ते हैं कोरिलेशन, बट सिंपल कोरिलेशन नहीं होता, कोरिलेशन के आगे भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, देयर आर डिफरेंट पार्ट। अभी तक हमने बुक्स के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिंपल कोरिलेशन, मतलब बाईवेरिएट कोरिलेशन, जिसमें टू पार्ट्स होते हैं, मतलब दो ही वेरिएबल होते हैं, बट लेकिन टू से ज्यादा वेरिएबल भी होते हैं हमारे पास, उसे पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं हम क्वेश्चन के। ठीक है, देखो, देन देयर आर टू डायरेक्शन, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। एक्स एंड वाई बोथ आर इंक्रीजिंग और एक्स एंड वाई बोथ आर डिक्रीजिंग, देन पॉजिटिव रिलेशन। इसमें कंफ्यूज ना होना। देखो, पॉजिटिव रिलेशन क्या होगा, यदि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है, बोथ आर पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर, दोनों का ही पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे हाइट एंड वेट, एग्जांपल दिया हमने, हाइट एंड वेट, हाइट बढ़ती है ऑटोमेटिकली वेट भी बढ़ जाता है। क्लियर, तो दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन, वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग बट अनदर वेरिएबल इज डिक्रीजिंग। एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है पर लेकिन दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव रिलेशनशिप। दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, टीवी टाइम इंक्रीजिंग देन ग्रेड इंक्रीजिंग। टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मार्क्स हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रेड डिक्रीजिंग हो जाते हैं। तो इट इज अ नेगेटिव रिलेशन। ओके, देन स्टार्ट इज अ स्कैटर डायग्राम की हेल्प से हमने बताया हुआ है। व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर चार्ट, जो हमने कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, उसको शो करने के लिए स्कैटर डायग्राम का यूज करते हैं। देखो, फर्स्ट डायग्राम इज अ पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन लिखा हुआ है इसमें, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन मींस ऑल द वेरिएबल्स इन द स्ट्रेट लाइन इन अ राइट साइड। सभी के सभी जो प्लॉट्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट तरफ जा रहे हैं, उसे कहते हैं हम परफेक्ट कोरिलेशन। अच्छा, इसके लिए भी हम एक डिग्री बनाई हुई है। डिग्री मींस यदि कोरिलेशन, मैंने आपको बता दिया रेंज क्या है, -1 to +1। यदि हमारा आंसर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का 1 आ जाए तो इसे कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। पॉजिटिव आएगा देन पॉजिटिव परफेक्ट, माइनस में आएगा देन नेगेटिव परफेक्ट। क्लियर, नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन चला जाएगा, राइट टू लेफ्ट चला जाएगा हमारा डायग्राम। क्लियर, हाई डिग्री, हाई डिग्री मींस सारे के सारे पॉजिटिव हाई डिग्री मींस प्लॉट्स हैं पर लेकिन नियर बाय द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के नियर बाय हैं ऑल प्लॉट्स। मींस 0.75 और 1 के बीच में आता है तो हम इसे कहते हैं हाई डिग्री। यदि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.75, 75 और 1 के बीच में आएगा, मतलब 75 और 100% के बीच में आएगा, इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस हाई डिग्री, राइट साइड होगा। नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। 0 डिग्री कोरिलेशन मींस कोई भी कहीं भी हो सकता है, ऑल आर वेल, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, तो इसे कहते हैं 0 डिग्री कोरिलेशन। तो देयर आर डिफाइंड फॉर द कोरिलेशन। अब कोरिलेशन का हमारा यूज क्या है, कि हम यूज कैसे कर सकते हैं कोरिलेशन को
स्टैट्स के अंदर बेसिकली assess the possible linear association between the two continuous variables. कोई भी दो वेरिएबल या दो एसोसिएशन के बीच में कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हमें देखना, उसे कहते हैं इंटरप्रिएट करना, इट्स कॉल्ड अ कोरिलेशन। मतलब क्या रिलेशन रहा है उस चीज को शो करता है हमारा कोरिलेशन। क्लियर? सेकंड इज रिग्रेशन, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो कोरिलेशन और रिग्रेशन साथ साथ ही चलते हैं, साइमल्टेनियस चलते हैं। कोरिलेशन मींस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट रिग्रेशन मींस रिग्रेस वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इट्स कॉल्ड अ रिग्रेशन। सपोज एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स है, हमने एक इक्वेशन निकाली है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एंड y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दो इक्वेशन होती है, ध्यान रखना। रिग्रेशन की हमारी टू इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एंड y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सपोज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, पहले देखो ये मैंने आपको स्लाइड में दिया होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x। y क्या है? डिपेंड है x के ऊपर, x इज इंडिपेंडेंट। क्लियर? ऐसे ही दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, कोई भी टू वेरिएबल्स, हम इसमें एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। सपोज हमने ये है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, हमारी इक्वेशन आ गई है x इज इक्वल टू 50 प्लस 5y, कुछ भी इक्वेशन आ जाती है हमारी, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं रिग्रेशन से कि हमारी एडवर्टाइजमेंट यदि हम 50 लाख करेंगे तो हाउ मच सेल, तो कितनी सेल होगी, या सेल मुझे 5 करोड़ करनी है तो मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इट्स कॉल्ड अ रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या करता है? एक प्रोसीजर है डिटरमाइन करने का कि जो हमारी इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन बेस पर आए, बेस्ट फिट के ऊपर आए। जो हमने कोरिलेशन के अंदर करा ना परफेक्ट डिग्री, उस परफेक्ट डिग्री के अंदर की हमारी लाइन आए। इट्स कॉल्ड अ डिटरमाइनेशन ऑफ द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, कि हमारे जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसी इक्वेशन के अंदर आए। दिस कॉल्ड अ रिग्रेशन। मतलब ये क्या करता है? ट्रेंड फाइंड आउट करता है, फाइंड ट्रेंड ऑफ द डाटा, फाइंड ट्रेंड ऑफ द डाटा। जैसे हम कह सकते हैं कि हाउ मच यू ईट एंड हाउ मच यू वेट, हाउ मच यू ईट एंड हाउ मच यू वेट, कितना खाओगे उसका वेट कितना बढ़ेगा हमारे पास, वो चीज हम उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प टू द क्वांटिफाई दैट इक्वेशन, इक्वेशन को क्वांटिफाई करना, वो चीज हमें यूज कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या करता है? एक ग्राफ की हेल्प से शो करता है। ठीक है, वो चीज हमारे पास आ सकती है। It's requested to all participants, please keep mute yourself. हाँ प्लीज प्लीज, यस। तो इसके ऊपर देखो ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है बीच में, जो हमने स्कैटर डायग्राम के अंदर भी बनाई है। स्कैटर, तो रिग्रेशन क्या करते हैं? ऑल पॉइंट्स आर इन दिस स्ट्रेट लाइन, सभी इस पॉइंट के ऊपर आए। फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम, फ्यूचर के लिए हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि कैसे हमने रिग्रेशन को हैंडल करना है, वो चीज हमारे पास फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट इज जेट टेस्ट। जेट टेस्ट फाइंड आउट करने से पहले हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, हाइपोथेसिस। सुना सभी ने होगा पीजी लेवल वाले इसमें, हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस मींस लाइक ए टेस्टिंग। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो फर्स्टली एक हाइपोथेसिस सेट करता है। कोई भी रिसर्चर रिसर्च करेगा तो एक हाइपोथेसिस सेट कर देगा, और एक हाइपोथेसिस नहीं सेट करता। बेसिकली जब भी हाइपोथेसिस सेट किए जाते हैं तो टू हाइपोथेसिस सेट किए जाते हैं। फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस, सेकंड इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H0, H0 एंड ऑल्टरनेटिव डिनोटेड बाय द H1। तो H0 क्या कहता है? अभी मैंने आपको बताया पॉपुलेशन एंड सैंपल, कि हमने जितनी भी हमारी पॉपुलेशन थी उसमें से हमने सैंपल सिलेक्ट कर लिया। अब हमने टेस्ट किसको करना है, पॉपुलेशन को या सैंपल को? हमने जो टेस्ट करना है ऑलवेज सैंपल को करना है, पॉपुलेशन को कभी टेस्ट नहीं कर सकते। जो भी हम सेट करेंगे अपने, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, कोरिलेशन करेंगे, रिग्रेशन करेंगे, टी टेस्ट लगाएंगे, कोई भी टेस्ट हमने लगाना है वो सब हम अपने सैंपल डाटा के ऊपर ही एप्लीकेबल कर सकते हैं। फर्स्टली ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है,
हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो सैंपल वाला रिजल्ट आए वो पॉपुलेशन के रिजल्ट के इक्वल आ जाए, तब हमारी रिसर्च क्या है, एक्यूरेट मानी जाती है। जब भी H0 डिसाइड करते हैं हम कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, जो सैंपल और पॉपुलेशन मीन के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इट्स कॉल्ड द H0, और उसे हम H0 से डिनोट करते हैं। और H0 में नहीं होगा तो आंसर हमारा किस में आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर आएगा। तो फर्स्टली ये डिसाइड किया जाता है। सेकेंड इज इसका प्रोसीजर है। अब मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट यही था जो मैंने आपको डिस्कस किया कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हमने सेट कर दिया हाइपोथेसिस कि नल और ऑल्टरनेटिव। सेकेंड इज सुटेबल टेस्ट। अब मैंने आपको बहुत सारे टेस्ट बता दिए, जेड है, टी है, काई स्क्वायर है, एफ टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी है, पैरामीट्रिक टेस्ट भी है। तो कौन सा टेस्ट हमने यूज करें उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सैंपल। जितना हमारा नंबर ऑफ सैंपल हो, जितना भी हमारा नंबर ऑफ सैंपल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा टेस्ट, कौन सा टेस्ट हमने लगाना है। इज इट क्लियर? सपोज हमारा सैंपल 30 से कम है या 30 से ज्यादा है, बुकिश लैंग्वेज में के अंदर हम देखा जाए तो मोर देन 30 जब भी सैंपल होगा तो ओनली वन टेस्ट इज यूज्ड, दिस इज अ लार्ज सैंपल टेस्ट, जेड टेस्ट। जब भी सैंपल साइज हमने 30 से ऊपर लिया है पॉपुलेशन के अंदर और हमें मीन फाइंड आउट करना है तो हम यूज करते हैं जेड टेस्ट। और लेस देन 30 होगा, इट्स कॉल्ड अ स्मॉल सैंपलिंग, और यूज कर लेते हैं टी टेस्ट। बट एसपीएसएस के अंदर, एसपीएसएस अभी आपको थोड़ा सा एसपीएसएस के बारे में भी बताना है। एसपीएसएस से हमारी बहुत सारी रिसर्च के अंदर बहुत हेल्प हुई है, जो हम सोच भी नहीं सकते वो चीज एसपीएसएस ने कर दिया। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये क्या है, इट्स कॉल्ड एक सॉफ्टवेयर है, आईबीएम कंपनी ने इंट्रोड्यूस की थी, अभी डिस्कस करेंगे आगे। उसकी हेल्प से हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जो भी टेस्ट है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सेकंड स्टेप था हमारे पास सैंपलिंग सेट करना, टेस्ट देखना, सुटेबल टेस्ट। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिनोटेड बाय अल्फा, ध्यान रखना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से डिनोट होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें आपने पढ़ा होगा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिनोटेड होता है अल्फा से। अल्फा मींस चांसेस ऑफ एरर। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करेगा तो एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर देगा, इट्स 5%। यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें कितना मानना पड़ता है, 5%। तो 5% अवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मींस 95% अवर कॉन्फिडेंस लिमिट। ध्यान रखना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यदि मेरा 5% है तो 95% मेरी कॉन्फिडेंस लिमिट है कि मेरा 95% तक मेरा आंसर क्या होगा, एक्यूरेट आ सकता है। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मींस 99% आवर कॉन्फिडेंस लिमिट, मेरी कॉन्फिडेंस लिमिट 99% है। इज इट क्लियर? ओके, तो जेड टेस्ट के लिए हम यही यूज करते हैं कि देयर आर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। कोई भी दो पॉपुलेशन मीन के बीच में डिफरेंस निकालना या दो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में डिफरेंशिएट लगाना। अच्छा, और बेसिकली जेड टेस्ट और टी टेस्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी शो करता है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस इसकी एप्लीकेशन आती है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, कि दो प्रोपोर्शन के बीच में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस चीज को भी शो करता है टेस्ट ऑफ जेड टेस्ट। नेक्स्ट इज टी टेस्ट। टी टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो आप भी जब जितनी भी रिसर्चर देखोगे, रिसर्च रिपोर्ट देखोगे, 80% उसके अंदर टी टेस्ट लगा होगा। क्यों लगा होगा 80% टी टेस्ट उसके अंदर? और टी टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि टी टेस्ट हमारे पास बेसिकली जो हमारे ग्रुप्स होंगे, सैंपल मीन होंगे, उनके बेस पर सेट होता है। अब देखो, वैसे तो बेसिकली मैंने क्या कहा, इन बुकिश लैंग्वेज जो टी टेस्ट होगा जब लेस देन 30 सैंपल होंगे तब यूज होता है, बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं है। टी टेस्ट और जेड टेस्ट बोथ आर सेम, दोनों को ही सेम तरीके से ही हैंडल किया जाता है और सेम तरीके से ही कैलकुलेट किया जाता है। जब हम एसपीएसएस करेंगे उसमें जेड टेस्ट का नाम ही नहीं है,
उसमें बेसिकली टी टेस्ट के अंदर ही सारा कुछ दिया गया है। तो टी टेस्ट क्या है? देयर इज अ वन सैंपल टी टेस्ट। अब इसके अंदर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स हैं। एक होता है हमारे पास वन सैंपल, एक है हमारे पास टू सैंपल। It is again requested to all participants, please keep mute yourself. Sorry, Atul sir. Then one, okay, sir. Thank you. One sample t test, because one population mean are tested, it's called the one sample t test. कि there is a, अब मैंने बताया आपको H0 में हमने क्या मानना है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो वही मैंने लिखा इसके अंदर कि देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। यही हम चेक करते हैं हमेशा कि अब देखो मेरी पॉपुलेशन बहुत सारी है, मैं सभी पॉपुलेशन को चेक नहीं कर सकता। इवन तक कि कई बार तो पॉपुलेशन इनफाइनाइट होती है, हमें पता भी नहीं होता। मान लो मैं हरियाणा की स्टडी कर रहा हूँ, मुझे हरियाणा की स्टडी के लिए इतनी सारे सैंपल हैं, ये भी नहीं पता चलता, कोई सैंपल पता भी ना चले, तो उनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तभी हम रिसर्च की हेल्प से, सैंपलिंग की हेल्प से हम सैंपल लेकर स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हमें सैंपल भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि हम कैसे सैंपल लें। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मेथड्स हैं कि हाउ टू कलेक्ट द सैंपल, कि हम सैंपल को कलेक्ट कैसे करें, उसे कहते हैं सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, देयर इज अ टू पार्ट्स होते हैं उसके भी, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। लाइक फर्स्ट है, जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने किया था सिंपल रैंडम मेथड। सिंपल रैंडम मेथड में क्या किया, मान लो 1000 में से मुझे 100 सैंपल सेलेक्ट करने हैं, मैं लॉटरी सिस्टम से उठा लूं, सभी को मैंने चीट डाल दी और जितने भी मेरे पास सैंपल सेलेक्ट हुए वो वाला ले लिया मैंने। सेकंड है स्ट्रैटिफाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूज होता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड क्या है, जब भी हमारा डेटा हेट्रोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस रेदर देन होमोजीनियस, जब भी हमारा डेटा हेट्रोजीनियस होगा तब हम यूज करते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इट मींस अलग अलग क्वालिटी वाला होगा। सपोज आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके इसके अंदर कॉमर्स भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है, तो तीनों चीजों का डाटा मैं कलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा सा डाटा प्रोपोर्शनेटली कॉमर्स से ले लूंगा, थोड़ा सा साइंस से ले लूंगा, थोड़ा सा आर्ट्स से ले लूंगा। इट्स कॉल्ड अ स्ट्रैटिफाइड। तो सैंपल, फर्स्टली सैंपल हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, उसके बाद ही हम अपना डाटा को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ओके, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर सैंपल टी टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं हमारे पास। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या चीज कर रहा है हमारे पास, अब देखो सपोज एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट में से मैंने क्या किया, 1 to 10 स्टूडेंट एक ग्रुप में ले लिए, 11 to 20 एक ग्रुप में ले लिए, और उनके बीच में मैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकाल रहा हूं है या नहीं है, तो इट्स कॉल्ड अ इंडिपेंडेंट सैंपल। ये इसे कहते हैं इक्वल पॉपुलेशन। अब सपोज ये भी हो सकता है 20 स्टूडेंट थे, फर्स्ट में मैंने ले लिए 8 और नेक्स्ट में ले लिया 12, इसे कहते हैं अनइक्वल पॉपुलेशन वेरिएशन। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया? ये इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट डिफरेंट होंगे। फर्स्ट का सेकंड के साथ कोई कंसर्न नहीं होगा, इट्स कॉल्ड अ इंडिपेंडेंट। फर्स्ट वाले डिफरेंट है, सेकंड वाले डिफरेंट है, दोनों का आपस में रिलेशन निकाल रहे हैं। एक नॉर्थ इंडिया में बैठा है, एक साउथ इंडिया में बैठा है, दोनों का आपस में रिलेशन निकाल रहे हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्या मीन है, तो इसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट सैंपलिंग टी टेस्ट। इज इट क्लियर? देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेयर्ड मैच सैंपल टी टेस्ट। मैच सैंपल टी टेस्ट मींस डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। डिपेंडेंट मींस अब उसी क्लास में 20 स्टूडेंट थे, मैंने 20 स्टूडेंट का टेस्ट लिया, रिजल्ट आ गया मेरे पास, 20 स्टूडेंट का रिजल्ट, तो उनका रिजल्ट मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ या डिक्रीज होना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या चीज करनी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उनके लिए उनको एक स्पेशल कोचिंग दी गई, आफ्टर द रिजल्ट, और फिर दोबारा रिजल्ट कंडक्ट किया गया, दोबारा उनका रिजल्ट निकाला, दोबारा क्वेश्चन उनका पेपर लिया और रिजल्ट निकाला। तो इसे कहते हैं पेयर सैंपल
और डिपेंडेंट सैंपल। मींस जितने स्टूडेंट पहले थे उतने ही स्टूडेंट बाद में है और वही वाले स्टूडेंट है। बस क्या हुआ, हमने बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग, बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ, उसे क्या कहेंगे हम, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट और डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ध्यान रखना इसमें ऑलवेज एन हमारा इक्वल होगा, फर्स्ट ग्रुप जितने होंगे वही वाले पर्सन ही सेकंड ग्रुप में होंगे, तब हम यूज करते हैं पेयर सैंपल टी टेस्ट का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट भी हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। काई स्क्वायर अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक पैरामीट्रिक। अब पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक क्या चीज है ये भी अब थोड़ा सा बताता हूं आपको। देखो, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक, स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। पैरामीट्रिक मींस टू यूज जो हमने सैंपल लिया है, जो यूज किया है हमने सैंपल, वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग लिया है। जो हमने रिजल्ट निकाल रहे हैं वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। मेन पैरामीटर बेसिकली 2 मेन पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्टली मीन और सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन के बेस पे ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसे कहते हैं पैरामीट्रिक। एंड नॉन पैरामीट्रिक, विदाउट मीन और विदाउट स्टैंडर्ड डिवीजन हम अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ साइन, प्लस माइनस, इंक्रीज डिक्रीज, इसके बेस पर हम अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसे कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, ये पैरामीट्रिक में भी आता है थोड़ा सा और ज्यादा नॉन पैरामीट्रिक में आता है। अब काई स्क्वायर प्रॉपरली नॉन पैरामीट्रिक नहीं है, वैसे नॉन पैरामीट्रिक में हम लेते हैं, पर एक डिफरेंट चैप्टर बनाया हुआ है इसका। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि उसमें पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक दोनों शो करता है। जब भी हमें पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना हो ना, वेरिएंस को हमें शो करना है, तब भी हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज कर लेते हैं। तो वो क्या है, पैरामीट्रिक का पार्ट है। बेसिकली वैसे हम जो जनरली यूज करते हैं तो काई स्क्वायर इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक मींस एक होता है हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड। तो हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ये चीज हम फाइंड आउट करते हैं और इसके बेस पर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, लाइक एंड इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स जैसे एट्रीब्यूट्स आपने किया हुआ है, एसोसिएशन की हुई है, मेल फीमेल, इलिटरेट या एजुकेटेड, उनके बीच में रिलेशन निकालना, उसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्लियर? ये चीज हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट इज एनोवा। एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा क्या चीज है? एनोवा जब भी हम यूज करते हैं बेसिकली जब मोर देन 2 वेरिएबल्स जो वेरिएंस है हमारे पास वो एसोसिएटेड, 3 या मोर वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, तब हम इनको यूज करते हैं एनोवा को। ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करा जाता है। जो भी हमारे पास आएगा अमंग द सेवरल पॉपुलेशन, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं एनोवा को और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, 1 वे एनोवा या 2 वे एनोवा, वो चीज हम यूज कर सकते हैं। ये चीज है हमारे पास। क्लियर? तो देयर आर 2 टाइप टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, प्री और पोस्ट ऑफ टेस्ट देखते हैं, जिसके बेस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बेस पर रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को चेक किया जाता है वेरिएंस के बेस पर। मतलब इट्स लाइक एज अ एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट, ये कह सकते हैं टी टेस्ट का एक्सटेंशन वर्जन है, उसके बेस पे हम यूज करते हैं। देखो, 1 वे एनोवा, प्लॉट बनाते हैं, इसके अंदर रेंज निकालते हैं, पेयर वैल्यू निकालते हैं, इसके बेस पर हम सेट करते हैं कि कौन सी वैल्यूज को हमने यूज करना है। बार चार्ट दिखाते हैं, इंटरवल दिखाते हैं, स्टैंडर्ड एरर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, काफी सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन होती है हमारे पास। अब ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेनली रिसर्चर के माइंड में आता है और ये चीज देखनी चाहिए कि जर्नल पर्पस क्या है। जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? पर्पस ओनली डिस्क्रिप्शन करना है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्लाइड दिखाई थी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, रैंक, तो हम वही निकालते हैं बस। सिर्फ जब भी हमने डिस्क्रिप्शन करनी है, ओनली डिस्क्राइब करना है,
मीन, परसेंटाइज, रैंक, मिनिमम, मैक्सिमम। तो लास्ट वाली स्टेज मेरे पास आती है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को हम यूज कर लेते हैं। पर लेकिन जब मैंने एक्सप्लोर करना है, बिटवीन द वेरिएबल के बीच में एक्सप्लोर करना है, तो मेरे पास 2 पार्ट्स आते हैं। कंपेयर ग्रुप, 2 ग्रुप के बीच में मैंने कंपैरिजन करना है, या फिर स्ट्रेट रिलेटेड एसोसिएशन निकालनी है, बीच में रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वो चीज देखी जाती है। यदि कंपेयर्ड ग्रुप है तो डिफरेंस देखते हैं, तो उसके लिए स्पेशली हम लगाते हैं टी टेस्ट और एनोवा। क्लियर? जब भी कंपेयर ग्रुप करने हैं और डिफरेंस हमने निकालना है तो टी टेस्ट और जेड टेस्ट सेम ही है, बता दिया मैंने आपको। तभी ज्यादा यूज होता है टी टेस्ट का। और सेकेंडली क्या होता है, एनोवा। 3-4 वेरिएबल्स होंगे तब एनोवा का यूज करते हैं। सेकंड, जब एसोसिएशन निकालना है, इन्फ्रेंशियल स्टडीज है, एक तो थी डिस्क्रिप्टिव, सेकंड इन्फ्रेंशियल। तो अभी हमने किया है कोरिलेशन, रिग्रेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, रिग्रेशन। उस चीज को फाइंड आउट किया जाता है कि इसका सेकंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, एडवर्टीजमेंट का सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या सेल मुझे इतनी करनी है तो एडवर्टीजमेंट मुझे कितनी करनी पड़ेगी। तो इसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टडी। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन रिग्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर? अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पैरामीट्रिक हैं, कौन कौन से नॉन पैरामीट्रिक हैं। अब मेनली रिसर्चर है या स्टूडेंट्स है, एमफिल में, पीएचडी में, या किसी भी थीसिस के अंदर उसे टेस्ट लगाने पड़ जाते हैं, तो वो कंफ्यूज होता है कि सर मैं टेस्ट कौन से लगाऊं। मेरे पास काफी स्टूडेंट आते हैं कि सर हम कौन सा टेस्ट यूज करें। उसके लिए एक स्लाइड बनाई हुई है कि क्या कौन से आपको टेस्ट यूज करने चाहिए, पैरामेट्रिक यूज होने चाहिए या नॉन पैरामेट्रिक यूज होने चाहिए, कि विच टेस्ट इज यूज टू एनहांस द स्टडी। जो हमारी स्टडी है, जो हमारी थीसिस है, वो बेटर लगे, जिससे हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आ जाए, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। एज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, इसमें एज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हमने माना है नॉर्मल, और होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मींस सेम होते सकते हैं हमारे पास। ठीक है। अब ये एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेटा हमारा कौन सा है, हमने स्केल कौन सा लिया है। हमारे 4 स्केल होते हैं बेसिकली। अब जब भी हम एसपीएसएस भी करते हैं उसके अंदर 4 स्केल आते हैं, रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल और नॉमिनल। रेशियो और इंटरवल जो स्केल है दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल है। जब भी हमें इंटरवल निकालना हो 40 to 50, सपोज हमने टेम्परेचर देखना है तो उसकी रेंज किसके बीच में आएगी, 80 to 90 के बीच में आएगी, तो वो आता है इंटरवल के बीच में। तो उन सभी के लिए हम पैरामेट्रिक यूज करते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक, ऑर्डिनल या नॉमिनल। नॉमिनल नाम से ही देखो, नॉमिनल आपने अकाउंट्स के स्टूडेंट है, आपने पढ़ा हुआ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सभी ने पढ़ा है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमने क्या किया था, नाम मात्र का अकाउंट है सर, इसको कुछ नहीं करना। ये भी यही कहता है नॉमिनल अकाउंट, ये भी यही कह रहा है कि नॉमिनल में क्या है, हमने रोल नंबर दिखा दिए 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर दिखा दिए हमने, या ब्लड ग्रुप दिखा दिया ABC, या मेल फीमेल दिखा दिए। इट्स कॉल्ड अ नॉमिनल, कि उसके अंदर नॉमिनल के अंदर आ जाएगा हमारे पास। भाई इसका हमारी स्टडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज नॉन पैरामेट्रिक, जब हमारा डाटा नॉन पैरामेट्रिक वाला होगा। कहीं से भी हमने डाटा उठाया हुआ है तो मेल फीमेल हम उससे चूज कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। ऑर्डिनल के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, जैसे आप स्टडी करते हो ना, हाईली सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, बिलो सेटिस्फैक्ट्री, उसको आप रैंक देते हो 1 2 3। तो इसमें रैंक वाइज दिया जाता है। अब मैंने 1 2 3 तो लिख दिया, बट लेकिन किसी ने रैंक रिवर्स दे दिए तो फिर हमारी स्टडी में डिफरेंस आ जाता है। तो ऑर्डिनल स्टडी में क्या दिया जाता है, रैंक दिए जाएंगे ऑन द सीक्वेंसिंग ऑर्डर, सीक्वेंस में हम देंगे रैंक, ध्यान रखना। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट इज यूजुअली जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो पैरामेट्रिक है, वो हम यूज करते हैं मीन का। मीन इज अ मेन पैरामीटर, बताया मैंने आपको, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो पैरामीटर का मेन पैरामीटर है, जिसके बेस पर ही हम सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। कि आप टी टेस्ट लो, जेड टेस्ट लो, कोई भी टेस्ट ले रहे हैं हम, उसके अंदर मीन का रोल हो रहा है। मीन के फॉर्मूले से ही हमारा सारी चीजें निकल रही है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि उसमें मीन के बीच में कितना डिफरेंस आ सकता है, लेस और मोर, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हम कौन सा चूज कर रहे हैं, कोरिलेशन टेस्ट। कोरिलेशन टेस्ट के अंदर आपने
3 टेस्ट किए हुए थे, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक और कॉनकरेंट डेविएशन करते थे ना। तो पैरामेट्रिक क्या है, पियर्सन है, कार्ल पियर्सन है। तो कार्ल पियर्सन का टेस्ट कोरिलेशन के अंदर यूज करते हैं बेसिकली, और नॉन पैरामेट्रिक में हम यूज करते हैं स्पीयरमैन रैंक, ठीक है। और इंडिपेंडेंट के लिए टी टेस्ट, एनोवा टी ये यूज होगा। और नॉन पैरामेट्रिक के भी बहुत सारे टेस्ट हैं, मैन विटनी, क्रुशकल वॉलेस, वेलकॉक्सन, साइन टेस्ट, एच टेस्ट और फ्राइनमैन टेस्ट, देयर आर सो मेनी टेस्ट। ये सारे नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आते हैं हमारे सारे के सारे टेस्ट, दीज आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज अपने सेव कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, कि स्टूडेंट को पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट हमें कब यूज करना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट इज, अब हमने 4 स्केल किए हैं। 4 स्केल मैंने आपको बताया, रेशियो और इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, ये 4 स्केल हमने डिफरेंट किए हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ से भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम रिसर्च करते हैं उसके पॉइंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। जो इंटरवल स्केल होगा, जो हमारा इंटरवल स्केल होगा, उसमें हम जेट टेस्ट और टी टेस्ट का यूज करते हैं, बेसिकली टी का ही यूज करते हैं। क्लियर? सेकेंड इज ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या आएगा, इट्स अ काई स्क्वायर टेस्ट। मैंने बताया अभी, काई स्क्वायर क्या है, नॉन पैरामेट्रिक है, और ऑर्डिनल भी नॉन पैरामेट्रिक में ही यूज होता है। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और नॉमिनल काई स्क्वायर में भी यूज होता है, जब फीमेल मेल फीमेल देखा जाएगा तो काई स्क्वायर में यूज होगा हमारे पास। तो इसे कहते हैं इंटरवल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। एक्सक्यूज मी अतुल देन सर, अब हाँ जी सर। निधि शर्मा, प्लीज कीप म्यूट योरसेल्फ। कैरी ऑन सर। ओके, थैंक यू सर। फर्स्टली देखो, थोड़ा सा मैंने इसमें कवर किया गया है। अब हमने सारा कुछ पता चल गया, हमें कोरिलेशन कैसे निकालना है, रिग्रेशन का क्या यूज है, जेट टेस्ट कब लगाना है, टी टेस्ट कब लगाना है, बट लेकिन हम फाइंड आउट कैसे करें इनको? फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर वैसे तो बहुत सारे हैं, अब तो न्यू भी आ गए हैं, IBM ने भी एक नया सॉफ्टवेयर निकाल दिया, बट लेकिन जो एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो रेगुलरली चल रहा है काफी टाइम से, SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 4-5 डेज का टॉपिक है। सर कभी परमिशन देंगे तो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसमें क्या चीज है हमारे पास स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस के अंदर? ये IBM ने इंट्रोड्यूस किया था 1965 के अंदर, और ये क्या करता है, शो करता है जो भी हमने ट्रेडमार्क, जो भी हमने डाटा हमने फाइंड आउट करना है विंडो के बेस पर, डॉस के बेस पर, उसके बेस पर रिजल्ट फाइंड आउट कर देगा। बट लेकिन रिजल्ट तो फाइंड आउट कर देगा, उसका इंटरप्रिटेशन आपने करना है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सबसे मेनली क्या होता है टेस्ट की स्पेसिफिकेशंस के अंदर, टू फीड द डाटा, डाटा को आपने फीड कैसे करना है, या एक्सेल की फाइल को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास SPSS के अंदर, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये SPSS की स्क्रीन होती है, दिस इज अ डाटा व्यू, सेकेंड इज वेरिएबल व्यू। तो जब भी SPSS की स्क्रीन के अंदर 2 व्यूज होंगे हमारे पास, फर्स्ट इज डाटा, सेकेंड इज वेरिएबल। डाटा में डाटा फीड होगा हमारे पास, वेरिएबल में जो भी हमने, जिसको भी हमने वेरिएबल रखा हुआ है वो चीज हमारे पास आती है हमारे पास। ये वेरिएबल व्यू है। वेरिएबल व्यू में बेसिकली नेम, टाइप्स, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यू, मिसिंग, कॉलम, अलाइनमेंट, मेजर, ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ती है। ठीक है, हमने एक लिख दिया क्लास 12, तो 12 के बेस पर हमें कहाँ कहाँ पे सेट करना है, क्या लेबल है हमारा, क्या ये है, ये हमें सेट करनी पड़ती है। क्लियर? और एक है डाटा व्यू, डाटा व्यू के अंदर हम डाटा यूज करते हैं बेसिकली हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम एंटर करते हैं कॉलम और डाटा, जिसके बेस पे हम कैसे पढ़ोगे तब तक हैं हमारे पास। ठीक है, ये एंटर केसेस हैं हमारे पास, काफी सारे केसेस हैं जिसके बेस पर हम यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, डाटा को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक डाटा को दूसरे डाटा में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पेपर कब का है? ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास। तब तक पढ़ लो बेटा, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा लो। तो थैंक यू वेरी मच।
ये थोड़ा सा टॉपिक था आपने, एनी क्वेरी, कोई भी किसी को क्वेरी हो तो हो सकता है हमारे पास, या मेरे यूट्यूब चैनल भी है उसके ऊपर भी डिस्कस हो सकता है हमारे पास। अच्छा, कोई भी यहाँ रख दो, एनी क्वेरी इसको प्लीज इशू आस्क करवा टू दो मी। बस। हेलो। हेलो, हाँ जी अतुल जी, होगी कंप्लीट सर? हाँ जी थैंक यू सर। ओके। एनी क्वेरी प्लीज आस्क। Question answer round have. If Okay. you have any question, you can raise your question. I think जया शर्मा मैम कुछ पूछना चाहती हैं। यस मैम आस्क। Sir, basically where we need to use the ANOVA technique, ANOVA and MANOVA. ANOVA and MANOVA, जब भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, हमारे पास 3 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, बेसिकली हम ANOVA का यूज करते हैं। बेसिकली हम ANOVA का यूज करते हैं कि कौन से हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास वेरिएबल कि हमने कौन से वेरिएबल को यूज करना है। इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास। Sir, actually voice is not clear. Just a minute. Someone needs to unmute their mic. किसी का म्यूट प्लीज। अदिति मैम चलने की क्या रही है? प्लीज कीप योर किसका? माइक म्यूट। अभी प्लीज। Yes, JMM. Just a minute. Okay. The main difference is ANOVA and MANOVA. ANOVA is used when there is only one variable present to calculate the mean. जब सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल हमारे पास होगा और हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, then use of the ANOVA. And MANOVA is used there is a 2 or more than 2 variables present. तब हम MANOVA का यूज करते हैं. It means multivariate. जब भी मल्टीवेरिएट आएंगे तब हम यूज करते हैं। क्लियर? अब बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हमें इसके अंदर कैलकुलेट करने पड़ते हैं मैनोवा के अंदर, वो हम स्टैंड करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, Mr. Atul sir. Yes. Sir, I have one question also. Hi, Jessica. Hanji. Sir, where we Okay, have employed the regression or correlation, and what is the main difference of between correlation and regression? Okay. Means, ma'am, correlation means only show the relation between two variables. कोई भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना, it's called a correlation. But regression means to find out the degree. मतलब ये क्या करता है, फोरकास्ट करता है। मतलब एक चीज के चेंज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, सपोज आपने एडवर्टीजमेंट 50 लाख करी है, तो सेल मेरी कितनी होगी, या मुझे सेल 5 करोड़ रुपीस सेल करनी है, तो मुझे कितनी एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इट्स कॉल्ड अ रिग्रेशन। तो एक मेजर करने के लिए वो चीज आती है हमारे पास। कोरिलेशन सिर्फ रिलेशन बता देगा, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, बट लेकिन रिग्रेशन ये भी बताएगा और फोरकास्ट भी करेगा, मेजर भी करेगा। ओके Okay, sir. Thank yes you. any other I think Rekha Rathore ma'am want to ask some question. हाँ हो गया सर, पूछ लिया। another question. Sir, I have another question also. Sir, Okay, okay. at the time of doing the research, we can use both regression and t-test together in one data. repeat ma'am, repeat. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि लिंकर्ड में पूछ रहे हो आप? लिंकर्ड में पूछ रहे हो? नहीं सर, okay. No sir. Sir, my question is that if I have some data and I can, देख लीजिए एक बार। Okay. मेरे वाला Okay, भी, उधर वाला भी, इस वाला। I can use regression, statistical tool and t-test. Both I can use in one data. Regression and t-test. एक ही डाटा में मैम No, पूछ रही है कि हम दो टेस्ट basic- लगा सकते हैं क्या? हाँ समझ गया। बिकॉज मेनली रिग्रेशन एंड टी टेस्ट दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है बेसिकली।
रिग्रेशन मेनली हम यूज करते हैं ग्रुप के केस में, हमने 1 और 2 वेरिएबल्स लिए उसके बीच में निकाल देते हैं। बट लेकिन टी टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिग्रेशन भी हम यूज कर सकते हैं, बट लेकिन टी टेस्ट इज द मोस्ट सुटेबल। टी टेस्ट हमें ज्यादा यूज करना चाहिए उस डाटा के लिए। बाकी डिपेंड करेगा आपके डाटा के ऊपर कि आपका डाटा किस टाइप का है। रिग्रेशन के लिए भी अलग अलग स्टेजेस आते हैं, लाइक मल्टीपल रिग्रेशन आ जाता है उसके अंदर, वो चीज यूज हो जाती है उसके अंदर कि मोर देन 1 वेरिएबल हो, मोर देन 2 वेरिएबल्स हो, तब हम यूज कर लेते हैं उसको। ओके सर, बहुत Okay, अच्छे thank से you, ma'am. समझाया आपने, बहुत बढ़िया से। तो सर एसपीएस के बारे में कम ही बता पाए, तो मैं चाह रही थी आप थोड़ा अच्छे से डिटेल में बता देते। मुकेश सर, आपसे हाँ रिक्वेस्ट जी, है हाँ जी, सर कोई बात कि नहीं। एक वर्कशॉप और कराएं जिससे कि हम ज्यादा नॉलेज ले सकें जी रिगार्डिंग मैम, मैम अभी मैं 5 डेज की ये कराऊंगा SPSS की, अतुल सर से रिक्वेस्ट करके। हाँ जी, सर का बड़ा सिंपल वे है समझाने का, तो जी हम जी भी जी थोड़ी बिल्कुल। इनकी गाइडेंस में अच्छे से सीख पाएं। जी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू मैम। Anybody else? This is the question answer round. If you have any question, please raise your question. Excuse me, sir. Yes, Uh, ma'am. I want to ask one thing, sir. As my study is related with the empowerment of women, right? Okay, ma'am. Through the medium of Mhm. financial inclusion, it means that is impact of Okay, ma'am. financial inclusion and the empowerment of women. So I have used the various variables over there. So with Manova, I need to use descriptive analysis also, or you can Descriptive you is the main suggest source. me the Descriptive. various tests which I can apply over my study to get the feasible results about it? Descriptive is the main source. Then, moreover, t-test is the more important. And linker study is the important. आप उसमें linker Linked study study. लगा सकते हैं. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. जिसमें हम highly satisfactory, satisfactory ये चीज इसके अंदर show कर सकते हैं. Yeah. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. I would also like to thank the organization for organizing such a valuable webinar, and the valuable insights shared by Mr. Atul Garg is also of great importance to us in our study. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much, Atul sir, for showering Okay, your thank you, knowledge sir. on all of us. We definitely appreciate your effort. And now, at the end, I would like to invite Dr. Mukesh Goyal sir for vote of thanks. Jai Gurudev. Yeah, Gurudev. Thank you so much, Nandwani sir. First of all, my sincere thanks to Almighty Maharishi Mahesh Yogi ji and Dr. Brahmachari Girish Verma ji, Most Honorable Chancellor Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, whose blessing always with us, and nothing is possible without their supports. On behalf of Commerce Department of Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, I extend my gratitude to Honorable Professor Bhuvnesh Sharma, Vice Chancellor, Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, respected Dr. Parlay Kumar Nanda, Dean of Academics, Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, respected Shri Arvind Singh Rajput, esteemed Registrar, Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, respected Mrs. Namita Pathak, Director Academics, Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, take out time from their busy schedule to grace the event. My special thanks to
Mr. Atul Garg, Assistant Professor, SDIMT, Jagadri, District Yamunanagar, Haryana, for inspiring and encouraging us with your great knowledge on uses of statistical technique in research. I would like to express Thank my you, sir. best regard to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I must thanks to Dr. Uma Shankar Tiwari, Professor and Head, Department of Ved and Campus in charge of Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya. Dr. Manvinder Pandey, Professor and Head in Jyotish Department. Dr. Kumud Dubey, Principal, Education Department. Dr. Sripal Chauhan, Head and Professor and Head, Department of Social Science. Dr. Sunil Tiwari, Head and Department Head and Professor and Head, Department of Yoga. Shri Simant Sharma, Head Department of Computer Science. Dr. Satish Tiwari, Dr. Sudeshi Balajan, Assistant Professor, Department of Education. Dr. Shashi K. Ojha, Assistant Professor, Department of Social Science. Dr. Sham Babu Khare, Assistant Professor in Department of Yoga, and organizing team with Shri Anand Vaniji, Assistant Professor of Department of Commerce, and Shri Harinayan Dhaniramji, Assistant Professor of Ved, for working hard for the past few days to make this webinar successful. I congratulate participants for their active participation. Thank you everyone once again for making it a great success. Jai Gurudev, Jai Maharishi. Okay, thank you. अतुल जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, मतलब बहुत अच्छे से आपने हर चीज क्लियर की है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स स्टैट्स एक्चुअली थोड़ा सा मेरा भी वीक है, तो स्टैट्स में मुझे भी कुछ पॉइंट्स आज क्लियर हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कौन सा टेस्ट कब लगता है, हमने लगा तो दिए हैं, लेकिन कब लगता है, क्या लगता है, कुछ चीजें हमें नहीं पता लगी है। जब भी हम कहीं वेबिनार अटेंड करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी नॉलेज हमेशा फुल ही रहेगी, कुछ ना कुछ अपडेट उसमें होगा ही होगा। सर इसी का नाम ही टीचिंग है, स्टडी हमेशा चलती रहनी चाहिए। जैसे मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो 1-1 रुपया ही रहेगा, लेकिन अगर आपके पास कुछ गाइडेंस है, गुड नॉलेज है, मेरे पास अगर हम शेयर करेंगे तो डबल हो जाएगी वो। तो हम लोग यहाँ लगभग 75 पार्टिसिपेंट थे और लास्ट में 100 तक हो गए थे, तो कितने मतलब नॉलेज का हमारे एक्सटेंशन हुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, Atul sir. ओके, थैंक यू सर। तो आज का हमारा वेबिनार, जय महर्षि। हाँ जी सर, बोलिए सर, कैरी ऑन आनंदवान सर, प्लीज। जय गुरुदेव, जय महर्षि। जय गुरुदेव सर। ओके सर।